बेटा फॉरेन ट्रेड का मैं ऊपर ऊपर से हेडिंग पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, बिफोर 47 हम कहाँ थे और अभी हम लोग का थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेंज हो गया। फिर मैंने एक शब्द लिया इंटरनल ट्रेड, मतलब विद इन कंट्री। आप देख रहे हैं इंटरनल ट्रेड, महाराष्ट्र टू गुजरात, एमपी टू यूपी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। और फिर मैंने फॉरेन ट्रेड लिया, इंटरनेशनल ट्रेड। आप देख रहे हैं इंडिया, यूएसए, जापान, इंडिया, ये सब मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी फॉरेन ट्रेड। बेटा हम लोग बाहर से खरीदते हैं, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इनफ्लो है ऑयल एंड पेट्रोल का। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेटा हम लोग बाहर भेजते हैं, खेती की ज्यादा चीज हम लोग भेजते हैं। कृष्ण भाई ये इंटरपोर्ट ट्रेड क्या है बेटा? Sir, purchase of goods and services from one country and then processing them into different finished goods and then selling it to different countries. तो मैंने सबसे बड़ा तारीफ किसका किया था? Sir, Japan. जापान। अच्छी बात है, चलो याद है। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड? प्लीज चिल्ला। Role of foreign trade. ये तो तेरा आवाज खुला क्या? नहीं मालूम। नहीं अभी अभी आ आ गया। रहा हाँ अभी आ गया बेटा, परफेक्ट है। है। जरा बीच बीच में हाँ हाँ बोलते रहे ना। रिया बेन जी हाँ आप भी अपना, अल्फिया तेरा भी तबीयत हो तो तू भी, है ना? क्रिश भाई क्या हाँ टॉपिक, सर. कौन सा टॉपिक बोला मैंने? रोल ऑफ Role of फॉरेन ट्रेड। foreign trade. बेटा फॉरेन ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो बेटा आज की तारीख में आप विचार कर लो कि इसका रोल क्या है। हर देश, हर दुनिया के देश के लिए, ऐसा नहीं कि खाली हम भारत का बोलेगा, लेकिन ऑफकोर्स भारत को सेंटर में रख के बात करेगा। भारत को मैं ज्यादा महत्व देके बात करेगा, दैट इज ट्रू। लेकिन सबको लागू पड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो। फॉरेन ट्रेड सबके लिए है। तो बेटा फॉरेन ट्रेड से एक बात तो आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ये पक्की बात है बेटा। फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो कि भी ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब मालूम है? विदेशी पैसा। बेटा वी ऑन फॉरेन एक्सचेंज, प्लीज रिपीट। We earn foreign exchange. तीर्थ भाई वी अर्न फॉरेन एक्सचेंज। बेटा पहले आप एक्सपोर्ट करो, सीधी बात है, तो विदेशी पैसा आपके घर में आएगा, दैट इज कॉल्ड डॉलर। आज की तारीख में इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है बेटा, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी पैसा। जरूरी नहीं कि डॉलर ही आवे, कभी कभी सामने वाला देश जो है ना वो आपको उसका करेंसी भी दे सकता है, जैसे पाउंड देवे, जापान वाला येन देवे, अपनी मर्जी। बाकी वरना हम लोग डॉलर मांग सकते हैं क्योंकि इट इज अ इंटरनेशनल करेंसी। तो बेटा आप एक्सपोर्ट करो और देखो फॉरेन एक्सचेंज कमाओ, और ये फॉरेन एक्सचेंज का आप वापस इस्तेमाल करेंगे बेटा। क्यों? तो क्या आपको कुछ इंपोर्ट करना है, आपको इंपोर्ट करना है, खास करके कोई जरूरी चीजें, टेक्नोलॉजी। बेटा आपको कोई ऐसा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना जो अपने यहाँ नहीं है, मशीन। तो बेटा ये सब आप कर सकते हो अगर जो आपके पास फॉरेन का करेंसी है तो। विदाउट दैट यू कैन नॉट डू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes sir. Yes, sir. तो अपने को पहले कमाना पड़ेगा, फिर आप कुछ कर पाओगे। उसके बगैर आपका कुछ नहीं होगा बेटा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। बेटा एक बात साफ है, जब हम फॉरेन एक्सचेंज का सोचेंगे ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। एनकरेज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ता है जरा सुनना। बेटा मैं
बात करता हूं ब्राजील की। आपको मालूम है ब्राजील किस चीज के लिए फेमस है? कोई भी बोल सकता है भाई, सबसे सवाल है। कॉफी बीन्स। शाबाश, कॉफी, वेरी गुड। कौन बोला? कौन बोला भाई? आदि सो। अरे वाह आदि, ग्रेट है। अच्छा लगा बेटा, मैं ताली बजा रहा हूँ। तेरे से अपेक्षा नहीं था, असल तू आंसर देगा, जिंदगी में सच्ची बोलता हूँ। तू तो लास्ट 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 का लास्ट है, फिर भी अच्छा। अप्रिशिएटेड बेटा, गुड। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी इन द वर्ल्ड, और अव्वल नंबर की कॉफी बनाता है ब्राजील। ब्राजील की इतनी ताकत है कि दुनिया भर को रोज का 5 लीटर से ज्यादा कॉफी पिला सके। सोच लो, उधर जिधर भी पौधा लगाओ कॉफी चालू। कुदरत ने ऐसा जमीन दिया है भाई, क्यों मत पूछो मेरे को। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉफी, और पूरा इकोनॉमी उसका कॉफी पे टिका हुआ है। मेरा मुद्दा इधर है, अगर जो ब्राजील अकेला कॉफी पीता तो क्या होता? खुद कॉफी बनाओ, खुद ही पियो, बाहर कुछ नहीं। तो बेटा, ब्राजील का भी नुकसान था, दुनिया का भी नुकसान था। हमको अच्छी कॉफी नहीं मिलती और ब्राजील को दूसरी चीज नहीं मिलती। एक क्रिश भाई, हाँ सर। है ना, दोनों तरफा है बेटा। तो हाँ सर। ब्राजील ने क्या किया मालूम है? अपनी जमीन के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज डे आफ्टर ईयर आफ्टर, ऐसा मतलब ज्यादा ज्यादा अरे विदेशी लोग ने भी उधर पैसा लगाया कॉफी बनाने के लिए। मतलब ब्राजील इज द एक्सपोर्टर ऑफ द कॉफी, और फिर उसको जो पैसा मिलता है फॉरेन एक्सचेंज, वो बहुत सी चीज इंपोर्ट करता है। मुझे इतना ही बोलना है, ब्राजील में वहां के लोगों ने और विदेशी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया कॉफी के लिए। कृष भाई, डू यू एग्री? यस सर। क्यों? तो क्या अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है सर। वो पैसा आप इंडिया में लगाते, पाकिस्तान में लगाते, चाइना में लगाते, कुछ नहीं मिलता कॉफी। लेकिन उधर लगाओ, कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्शन, जल्दी रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट। तो सीधी बात है, देयर इज इंक्रीज इन द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। एक बात और, नेक्स्ट, तो फॉरेन ट्रेड का पहला पॉइंट क्या था क्रिश? पढ़। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड? एनकरेज इन्वेस्टमेंट। थर्ड सुन लेना, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। बेटा, आपको मैं 2-3 बातें सुनाऊंगा, बुक में ये सब नहीं दिया यार। ये कॉफी फोफी बुक वाले ने क्या किया, सेंटेंस दिए, और मेरा लेक्चर में हमेशा प्रैक्टिकल एग्जांपल होते हैं, सच्चे आज के ताजा। फर्क पड़ता है ना बेटा, खोपड़ी खुलता है इससे। बुक की बात ही मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात जिस ढंग से रखता हूं ना, बुक से अलग हो जाती है, लेकिन मेरा मुद्दा बच्चे के खोपड़ी में फंसता है कि सर ऐसा बोला। और टॉपिक में वही बात है कि ब्राजील में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि लोग उधर पैसा लगा रहे हैं सर, कॉफी का प्लांट वगैरह चालू कर रहे हैं, वहां के लोग भी, बाहर के लोग भी। इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट ब्राजील में बढ़ा क्योंकि वहां ये कॉफी का अच्छा माहौल मिलता है। आगे बढ़ूंगा बेटा थोड़ा। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, फिर रिपीट। Division of labor and specialization. वंस मोर। Division of labor and specialization. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? काम का बंटवारा, काम का बंटवारा। एंड स्पेशलाइजेशन, बेटा काम का बंटवारा हो जाता है ना, फिर सब लोग स्पेशलिस्ट हो जाते हैं कि मैं ये काम में होशियार। आज मुझे कोई बोले तो मैं टीचिंग में मजबूत हूँ, सालों से एक ही काम किया हूँ बेटा, तो आई एम 100%। आज कोई भी आता है तो मेरे को मिलने को चाहता है, मैं मोबाइल रखता नहीं है। कल भी एक प्रोफेसर का रात को 9:30-10 बजे फोन आया, साला मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को पकड़ने के लिए कौशल सर का उपयोग करते हैं, उसका मोबाइल से मेरे को पकड़ लेते हैं। आई एम नॉट इन ट्रबल सर, आप तो फोन रखते हो, मुझे नहीं चाहिए भाई, तुम रखो, शांति। मुझे
मुझे क्या बोलना है, मैं अपने काम में स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे मेरे को तो अपना ठीक है यार, तुम मेरे को बोलो सर ये सेल्समैन गिरी करो, दुकान में खड़े हो जाओ, मेरे से नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ये फैक्ट्री चला लो सर, नहीं होगा। मेरा स्पेशलाइजेशन है कि मैं देख जैसे आपसे बातें करता हूँ आपको भी अच्छा लगता है। स्पेशलिटी, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा, तुम ये करो मैं वो करूँ, ये करे, बेटा फर्क पड़ता है। घर में भी देखो, अभी मेरे घर में भी हमारी वाइफ अच्छा चाय बना लेती है तो हम वो अच्छा करते हैं, हमारी बहू अच्छा खाना बना लेती है हम खाना खा लेते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर है बेटा। अभी मैं खाना बनाएगा तो साला कोई नहीं खाने वाला है, मुझे भी मालूम है, मैं भी नहीं खाएगा शायद। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब राइट वर्क टू राइट पर्सन and therefore that person becomes specialist. स्पेशलिस्ट का डेफिनेशन बोलता हूं, मजा आएगा, लाइफ टाइम याद रखना। किसी को याद हो मालूम हो तो बताना। विधि, हाँ सर। डेफिनेशन कुछ मालूम है स्पेशलिस्ट किसको बोलते हैं? मे बी वो जो काम में एक्सपर्ट हो। ठीक है, नॉट रॉन्ग बट नॉट प्रॉपर। निकेत बेगी, ओ बेगी, चला बोलेगा ही। सर जो खुद के काम में बेस्ट हो। हाँ वो बोल दिया ना उसने, वही बात हुआ, लेकिन मुझे आपको एक डेफिनेशन वे से मीनिंग सुनाना है। देखो स्पेशलिस्ट किसको बोलते हैं? जैसे आई स्पेशलिस्ट होते हैं, विधि, हाँ सर। तो वो आंख का ज्यादा जानकार है। अभी आई में भी वापस रेटिना स्पेशलिस्ट वाला, ओए तेरी, आंख के अंदर उतर के रेटिना में घुसता है, उल्लू बाबा, तो कैसा हो गया देखना, रेटिना स्पेशलिस्ट। तो हमारा तो दिमाग काम नहीं करता। अभी मीनिंग सुना देता हूं। द पर्सन हु नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस इज कॉल्ड स्पेशलिस्ट। ये डेफिनेशन मुझे एक वकील ने सुनाया था, छाटबार साहब, हमारे बड़े अभी तो नहीं रहे दुनिया में, वकील था, उन्होंने मेरे को एक बार ये डेफिनेशन सुना दिया था, एडवोकेट छाटबार। आई रिपीट, द पर्सन हु नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस, less and less. विधि रिपीट कर। The person who know more and more about less and less is known as specialist. तो देखना, आंख का स्पेशलिस्ट, रेटिना का स्पेशलिस्ट, मतलब वो ज्यादा ज्यादा जानकारी रख रहा है, वो छोटी छोटी चीज के लिए हो गया स्पेशलिस्ट। द पर्सन हु नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस इज कॉल्ड स्पेशलिस्ट। मेरी तो भाषा ही कुछ अलग होती है, और सीधा खोपड़ी में। इससे अच्छा डेफिनेशन जैसे आपको लगेगा साला कोई हो ही नहीं सकेगा। ओ क्रिस भाई, हाँ सर, सुना सुना, the person who knows more and more about less and less is known as specialist. एक आई क्या? हाँ सर. हाँ चल रिपीट कर। The person who knows more and more about less and less is called as specialist. तू कौन सी चीज में स्पेशलिस्ट है? सर अब तक तो किसी में भी नहीं. मजा है। Who knows more and more about less and less, to the point. अपना फॉरेन ट्रेड चल रहा है बेटा, मुद्दे की बात पे मैं आऊंगा। बेटा जिस देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूं ना, तो उसके वजह से स्पेशलिटी बढ़ता है। मैं दो चार बात बोलता हूं। सबसे अच्छा चीज किधर मिलता है? दुनिया की बात है, हुआ मलार कांदी वाली की बात नहीं करना, साला इधर तो सवाल ही नहीं आता। फ्रांस। स्विट्जरलैंड, अच्छा बोला फिर भी। सबसे अच्छा घड़ी कहाँ बनता है? इटली। नो, अगेन स्विट्जरलैंड। हाँ गुड, कौन बोला? माने। माने, वेरी गुड, अच्छा लगा बेटा। मुझे क्या बोलना है, दे आर स्पेशलिस्ट। बेटा
अगर जो आप हर एक देश में ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए अगर जो पूछो तो जापान बहुत आगे निकल गया, जूते के लिए ताइवान आगे निकल गया, वहां के अच्छा कामकाज उन लोग चला रहे हैं। मुझे इतना ही बोलना है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम बढ़ जाता है, लोग होशियार बन जाते हैं और अपनी चीज विदेश में भेजते हैं, क्योंकि अपन ज्यादा बनाते हैं ना, अपनी चीज विदेश में भेजते हैं क्योंकि अपन ज्यादा बनाते हैं। स्पेशलिटी इंडिया में मेरे को ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि अपन किस चीज के लिए। हाँ, एक चीज है स्पिरिचुअलिज्म, जिसका आजकल किसी को जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को, क्योंकि मेरे को रोज ये, मैं कहीं ना कहीं से बातें सुनने आती है कि हितेश मेहता देशद्रोही है हिंदुस्तान का। अरे हिंदुस्तान में क्या बोल लूं क्या मैं? ये देखो ना तुम लोग, एक स्पाइसेस है ना हाँ इंडिया का, स्पाइसेस, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस ना। बेटा तुम स्पाइसेस की बात कर रहे हो, मैं मानता हूँ, मैंने स्पेशलिटी के बताया। बेटा स्पाइसेस बोलेंगे तो सब दुनिया में ये सब बनते हैं, मिर्ची ये वो हल्दी वगैरह, ऐसा नहीं कि इंडिया ही बनाता है, चाइना अपने से ज्यादा बना रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब पीछे नहीं है। चाय में अपन आ गए तो श्रीलंका वगैरह अपने से ज्यादा चाय बनाने का काम करते हैं, मतलब अच्छी चाय, ज्यादा तो अपने उधर है। हाँ सर। तो अपना स्पेशलिटी उस दुनिया, अपने को कोई काम के लिए कि ये काम है तो इसको ही पकड़ो। सॉरी सर पर बाकी सब के लिए मोनोपोली है ना ऑलरेडी। मोनोपोली है तो आप भी अपना मोनोपोली बनाओ ना। हाँ सर। कमाल है, आपको कोई रोकता है क्या? अपने को करना ही नहीं है बेटा। हम लोग प्रोएक्टिव है रिएक्टिव, रोज 10 बार सुबह में उठने के बाद विचार कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव। टू द पॉइंट। तो जहां स्पेशलिटी होता है ना, वहां से एक्सपोर्ट बढ़ता है। मेरा मुद्दा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बातों में से मैं तो टॉपिक पे हूँ बेटा, घूम फिर के अपने टॉपिक पे बैठ जाऊंगा। तो जापान जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट करता है, ताइवान बोलो जूतों का हाईएस्ट एक्सपोर्ट कर लेता है। ये चीज वॉच एक्सेट्रा स्विट्जरलैंड जबरदस्त एक्सपोर्ट करता है, इंग्लैंड फॉर मिल्क, डेनमार्क फॉर बटर, स्विट्जरलैंड फॉर चीज, जबरदस्त। अभी इटाली का कोई बोलो ना बेटा, आइकिया एक कंपनी अभी मुंबई में उसका शोरूम खुला, आइकिया। बेटा फर्नीचर डिजाइनिंग में दुनिया में नंबर 1 में कोई है तो इटाली है, अभी नाम बोला इसलिए। और खाने पीने की नई नई फ्लेवर बनाने वाले भी ज्यादातर इटाली में मिलते हैं, अच्छे डिजाइनर इटाली में मिलते हैं। कुछ अलग ही बातें हो सबकी, और हम लोग भी अलग प्रकार के जिंदगी जीते हैं। मतलब हमको देखो, कभी हमको विचार ही नहीं आता कि मैं कुछ करूं, पहले खुद के लिए करूं वो भी विचार नहीं आता है, फैमिली के लिए करूं वो दूसरा विचार है, समाज के लिए करूं, देश के लिए करूं, दुनिया के लिए करूं, इतना बड़ा हमारे पास सोच ही नहीं है। उसके पहले तो हम खत्म हो जाने वाले, खुद के लिए भी नहीं करते। मैं सच बताता हूं, आपको बुरा लगेगा भले लगे, आपका खुद का भविष्य आपको बनाने का है, उसके लिए भी देखो आपकी तैयारी बहुत कम है। जानबूझ के रुका हूं, आपकी तैयारी, आपके माँ बाप हम लोग आपके पीछे पड़े जैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल जो मुझे डे 1 से बोलते हैं सर मैं ये बनूंगा, और बाद में वही बना है। इतने मेरे हजारों स्टूडेंट, पहले तो मेरे साल में 3-3 हजार बच्चे लोग होते थे एक साल में, ये अच्छे में। उसमें से जो बोलते थे उतना वही होने वाले, उतने लोग बहुत कम थे कि दे नो कि मेरे को ये करना और करके दिखाते हैं। पब्लिक है नहीं है ऐसा में नहीं, लेकिन आप ज्यादातर लोग देखो चिल्लर जैसे लोग हैं, बजेंगे खाली, बड़ी नोट बजती नहीं है मगर उसके अंदर बहुत बड़ी कीमत है, वैल्यू। टू द पॉइंट। तो डिवीजन ऑफ लेबर से काम अच्छा होता है,
काम ज्यादा होता है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है, सीधी बात है बेटा, तो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे देशों में आपकी चीज मिलेगी, दूसरे लोग आपका इंपोर्ट करेंगे, आप लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स एट लो प्राइस, क्योंकि आप ज्यादा बनाएंगे, स्पेशलाइज है, ज्यादा उत्पादन करेंगे तो कम दाम में बेटा चीज ज्यादा मिलेगी। जो स्पेशलिस्ट होता है वो ज्यादा काम कर सकता है, कम समय में अच्छा काम करेगा, सीधी बात है, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो दूसरे देश को भी फायदा मिलेगा ना, अच्छा मिलेगा, कम दाम में मिलेगा। तो बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वजह से स्पेशलिटी बढ़ती है, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है, चीज सस्ते में मिलता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन सर, ऑफ सर। रिसोर्सेज। हाँ बोलो बेटा। हाँ, अरमान को अंदर लो ना, इसका मैसेज आया था। इसका अरमान। हाँ आया, ले लिया। ओके बेटा, थैंक यू। ऑप्टिमम अलोकेशन, ऑप्टिमम अलोकेशन का मतलब ऑप्टिमम मतलब अच्छा, अच्छे से अच्छा लेवल का, अच्छे से अच्छा। ऑप्टिमम अलोकेशन, अलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, शब्द का मीनिंग नहीं मालूम है तो लिखना। ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब संपत्ति। बेटा कभी मैं सोचता हूँ भारत के पास इतनी संपत्ति है ना, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज है ना संपत्ति, यूज किधर है? इतना बड़ा समुद्र किनारा आपने देखा है? ऐसा ऐसा भारत का देश का नक्शा देखो, लेकिन हमारे समुद्र किनारा का कभी उपयोग ही नहीं हुआ है। बाबूजी फिशिंग के लिए होता है, स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है, बिजली बनाने के लिए हो सकता है, मतलब टूरिज्म के लिए हो सकता है, लेकिन आप देखो भारत तो के गरीब देश है। अरे ये आपको समुद्र किनारा तो कुदरत ने दिया है, आपको थोड़ी बनाना पड़ता है। नहीं तो ऐसा लगता है ना कितना खर्चा है सर बनाने के लिए, हमको कुछ नहीं करना बेटा, यूज तो करने को आना चाहिए ना। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम अलोकेशन। अलोकेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन मतलब यूज करना रिसोर्सेज। भारत के पास रिसोर्सेज है लेकिन यूज कहाँ हो रहा है? एक सिंपल उदाहरण, इतना बड़ा पॉपुलेशन है भारत के पास बेटा, आपके सामने, यूज किधर है? इतनी बेकारी जबरदस्त, जिधर देखो गुंडागिरी, ये वो। अरे लोगों को अच्छा ट्रेन करो, लोगों को अच्छा एजुकेशन दीजिए, कुछ नहीं हो रहा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से एक मौका मिल सकता है ऑप्टिमम अलोकेशन। ऑप्टिमम मतलब अच्छा, अलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका आप प्रोडक्टिव यूज करो। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन के लिए, और इतना प्रोडक्शन करो कि वो प्रोडक्शन दूसरे देश में काम आ सके। सीधी बात है, आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, रिटर्न मतलब प्रॉफिट भी मिलेगा, प्रोडक्शन भी मिलेगा, और दूसरे देश को भी इसका फायदा मिलेगा कि चीज वहां मिलना शुरू हो जाएगा अच्छी और सस्ती। आप यूज करो ना रिसोर्सेज का। भारत के पास चिकार जंगल है, हिमालयन जंगल, कर्नाटक के, मैं खुद गया हूं, वो वीरपंथा, किसी ने नाम सुना हो तो, बेटा चंदन के झाड़ पूरे काट काट के इन लोगों ने चोरी करके फेंक दिया। चंदन, सोचो क्यों? मगर मुझे इतना ही बोलना है बेटा, अच्छा यूज होवे तो काम होवे। अगर जो अच्छा यूज होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, यू कैन अंडरस्टैंड, स्पेशलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी इन द प्राइस। घूम फिर के एक ही बात आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टेबिलिटी इन प्राइस। एक पॉइंट याद आ गया इसलिए हंस गया मैं। बेटा बीच में कांदा का भाव बढ़ गया था, मालूम है? हाँ सर। ओ बाबा, ओ बाबा, बहुत बढ़ गया था। फिर क्या हुआ था मालूम है? अफगानिस्तान से हम लोग ने कांदा इंपोर्ट किया था। अरे मैंने देखा था, ओ क्रिश, उतना हाँ सर। बड़ा कांदा,
उतना बड़ा कांदा, बाबा बाबा, एक कांदा 1.5 किलो का। वो चित्र बताया था, मैं तो परेशान हो गया, ऐसा जायंट जंगली कांदा। उधर बनते हैं तरबूज के साइज का कांदा। मैं तो चित्र देखा तो परेशान हो गया, साला ये कांदा है, मतलब अपने इधर तो कांदी होती है छोटी छोटे, हाँ सर। उसका इतना बड़ा कांदा। ये साला एक खाओ, हफ्ता भर कांदा नहीं मांगेगा तू। देखा तो मैं भी परेशान हो गया, मैंने लाइफ में पहली बार देखा था, थोड़े दिन पहले की बात करो, जब वो चित्र देखा तो मैं परेशान हो गया। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। जो चीज की कमी हो गई भारत में, उसका भाव बढ़ गया भारत में। तो अफगानिस्तान से कांदा आ गया, कांदा का भाव फिश गिर गया। मतलब क्या हो गया वापस? प्राइस लेवल स्टेबल। स्टेबिलिटी। मेरा मुद्दा स्टेबिलिटी है। मैं कोई भी बात करूंगा, बात तो अपने टॉपिक पे आऊंगा घूम फिर के। बेटा प्राइस स्टेबल हो गया, क्यों? क्योंकि सर कांदा की शॉर्टेज थी, आपने वहां से इंपोर्ट किया, सप्लाई बढ़ी। कृति बेटा सुनती है ना? हाँ सर। सप्लाई बढ़ गई बेटा, लो भाव गिर गया। तो भाव बढ़ा था ना, तो क्या बढ़ा था, घट गया तो क्या घट गया। तो ये घटने का और प्राइस स्टेबल रहने का, उसके पीछे का कारण क्या? Import. फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं घूम फिर के फॉरेन ट्रेड पे हूं ना बेटा। अपने सवाल का नाम क्या है तीर्थ? Stability in price. वो तो पॉइंट है। Role of foreign Role trade. of foreign trade. Okay. रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। मेरा हर मुद्दा फॉरेन ट्रेड का रोल कहाँ है, किधर है, कैसे है, कैसे फायदा करता है अपने को भी उसको भी। मैं घूम फिर के उसमें प्राइस स्टेबिलिटी भी आ गया। देखो कांदे का भाव फट से गिर गया, इतना बड़ा बड़ा कांदा आने लग गया, लोग देख देख के डर गए कि समय कांदा है क्या, काटने को डर लगेगा। किसी ने वो जाइंट साइज का कांदा देखा था क्या? कि मैंने ही देखा खाली। तुम लोग कहाँ अखबार वगैरह पढ़ने वाले, मैगजीन यार, एचएम को ही पढ़ना है। लेकिन भाव कम हो गया ये तो आप मानेंगे, जो लोग कांदा खाते हैं वगैरह। मैं हम लोग नहीं खाते, लेकिन न्यूज हम लोग पढ़ते हैं। टू द पॉइंट। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस। चिल्ला। Multiple choice. वंस मोर। मल्टीपल चॉइस। Multiple choice. बेटा देखिए ना, आज मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन बेटा सिंगापुर, दुबई लोग जाते हैं। वहां पहले की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े मॉल, अभी तो भारत में भी छोटे मोटे तो हो गए बेटा। आप कोई भी देश की कोई भी चीज मांग लो, टेबल पे आ जाए। हमारे आजू बाजू की दुकान में हमारे देश की चीज नहीं मिलती है, देख लेना। मुझे क्या बोलना है, मेरा मुद्दा मल्टीपल चॉइस है। बेटा मेरे मासी की छोकरी है ना, उधर अमेरिका में, फोन पे कभी बात हो जाती है। अभी मैंने 2-4 बार बात भी किया था, क्योंकि क्या उनके पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। तो मेरे मासी ने मेरे को बहुत फोर्स किया कि हितेश तू फोन कर। क्या मेरे डैडी वैद्य थे, तो मेरे को थोड़ा नॉलेज ज्यादा है वैद्य का, आयुर्वेद वगैरह का। अच्छा ठीक है, तो मैंने पहले पॉइंट लिख लिए 17-18, 2-3-4 बार फोन किया। अभी सब लोग अच्छे हो गए, ये तो बात जुनी हो गई, 2 महीना हो गया। बेटा ऐसे हम लोग की बात होती है, वो आती है तो बातें ज्यादा भी होती है। अरे वहां वेराइटीज ऑफ मिल्क मिलता है। एक क्रिश कौन सा दूध पिएगा? बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट का दूध, कैमल, और उसमें भी वेराइटी वापस, वो होल मिल्क एंड टोन मिल्क एंड वो स्कीम मिल्क। और अरे तेरी यार, कितना वेराइटी दूध।
ब्रेड की कम से कम 40 वैरायटी होती है, 40। अपने अभी 5 से 7 तो आने लगी है अभी, ये व्हीट ने वो ब्रेड ने, ऐसा ब्रेड ने, हाँ ब्राउन सर। ब्रेड ने 4 6 7 तो अपने अभी बन पाव ने, सिंपल पाव ने, क्या क्या रहे, स्लाइस हो रही है, लाती हाँ अपने तो लाती बोलते हैं। हाँ मुझे अरे वहां इतनी वैरायटी यार, लोग परेशान। लोग परेशान हो जाते हैं। ये पॉइंट क्या था रे क्रिस? मल्टीपल चॉइसेस। तो आपको क्या लगता है ये सब दूध अमेरिका में बनता है क्या? नहीं सर। किसका रोल हुआ? Foreign trade. फॉरेन ट्रेड। Foreign trade. America is importing, other countries are exporting, and therefore you get multiple choice बेटा। बहुत फर्क पड़ता है मल्टीपल चॉइस हो तो इंसान अपने आप ज्यादा खुशी महसूस करता है। ऐसे ही एक जब यहाँ आ गया था दुबई से, मेरे को बोलता है केमल का दूध पीते हैं बच्चे लोग तो लंबे हो जाते, क्योंकि केबल लंबा होता है ना। सुना क्या क्रिस? हाँ सर सर कॉम्प्लेन भी हो, लंबे हो जाएंगे। अरे देखो कॉम्प्लेन पियो, अभी मेरे को मेरी उम्र में साला लंबे, तू मेरे को मिल, मैं तेरे को नहीं तमाचा मारूं, देखना गाल बचा के घूमना, मेरे को लंबा हो गया क्या करने का है? सर मैं अरे ऐसा ही साला बोल रहा हूँ, पैसा बोल कॉम्प्लेन रहे से हैं। बढ़ता है। अरे तेरी चुप। वो मेरे को क्या बोला, केमल का दूध पे तो क्या होगा आदमी? बड़ा होगा। लंबा होगा, हाइट बड़ा बढ़ा, मत बोल। लंबा होगा, लंबा। तो भैंस का दूध पिएगा तो आदमी क्या हो जाएगा? जाड़ा। भैंस बन जाएगा। काला बन जाएगा क्या ऐसा? साले एक एक आते हैं मेरे को तो हम लोग गुजराती में बोलते हैं चोटी खी तो थई जाए। आदमी के बाल खड़े हो जाते खड़क, ऐसी ऐसी बातें करते कि केमल का दूध पिएगा लंबा हो जाएगा, मतलब भैंस का दूध पिएगा तो काला। काला हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? लेकिन दुनिया है। अपना पॉइंट क्या है? मल्टीपल चॉइस। बिकॉज ऑफ व्हाट? फॉरेन ट्रेड। Foreign trade. Foreign trade. Next, bringing the reputation. बेटा एक बात ध्यान रखना, आज कोई भी देश की रेपुटेशन बढ़ी है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। बोला बताया ना, ब्राजील का रेपुटेशन आज बढ़ गया बिकॉज ऑफ व्हाट? कॉफी। कॉफी। जापान का रेपुटेशन बढ़ा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। स्विट्जरलैंड का रेपुटेशन है बिकॉज ऑफ वॉच। वॉच। आप देखिए ना, उसका दबदबा है और हकीकत है, दे आर मास्टर, हकीकत है। मुझे इतना ही बोलना है बेटा कि रेपुटेशन वो देश का बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग बेटर, यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग बेटर। तो सीधी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड में तुम्हारा नाम हो जाएगा। और मैं ये 3 4 देश के लिए हमेशा सलाम मारता हूं, एक है जापान, एक है वेस्ट जर्मनी, यानी अभी तो जर्मनी हो गया बेटा, और ये स्विट्जरलैंड। ये 3 देश की तो बात ही नहीं रही है यार। मेरे को कभी भी लगता है मैं मरूं ना तो पहला अगर जो मेरे को कोई पूछे कि कहाँ जन्म लेना है तो जर्मनी को पहले नंबर पे दूंगा, फिर ये स्विट्जरलैंड, फिर ये जापान। हिंदुस्तान में ठीक है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी अच्छा है, आई फुल्ली गिव क्रेडिट है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हिंदुस्तानी एवल नंबर पर है। लेकिन अभी किसी को इसकी जरूरत नहीं है ना, किसी को परवाह नहीं है अच्छे धर्म की, अच्छे कर्म की, अच्छी बातों की। सब लोग अभी मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये तेरे पास कौन सा गाड़ी है, तेरे पास कौन सा घड़ी है, अरे साला घड़ी कोई भी हो, समय तो वही है ना, और तेरा तो समय ऐसे भी खराब है। स्पिरिचुअलिटी हमारे पास किधर है? हम लोग मानते ही नहीं। और मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं सुबह भी मंदिर जाके आता हूँ, सच बताता हूँ, इतना जल्दी उठ जाता हूँ। दूसरे का यहाँ लेक्चर चलता है तो क्या वो 7 से 8:15 हो जाता है, मेरा लेक्चर 8:30 रख दिया। मैं जाने दो यार, क्या वो तकलीफ हो रहा है, ठीक है हम 8:30 को लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी लूँ, बच्चे लोग तैयार ही है, मुझे मालूम है, और मैं वही पढ़ाने वाला हूँ, 8 बजे पढ़ाऊँ कि 15 मिनट आधा घंटा लेट पढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो रेपुटेशन इन लोग का ज्यादा है, देखो ना, क्योंकि अच्छा काम करते हैं यार। तुम भी अच्छा काम करो, रेपुटेशन बनेगा। आज इतने सालों के बाद भी HM की पहचान है, काम अच्छा तो पहचान बनेगा।
तुम काम सदा देंगे, 2-4 साल में क्लास उठ के फल क्या था, खाली पैसे के लिए काम करने का मतलब ही नहीं है। यू डू बेस्ट वर्क, गिव योर बेस्ट। बेटा कोई भी काम छोटा नहीं होता, याद रखना ये वाक्य। छोटा होता है तो तुम्हारी सोच, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ये मैकडोनल्ड वाला दुनिया भर में वो खिलाता है, क्या रे? बर्गर बर्गर। मैकडोनल्ड बर्गर खिलाता है क्या? हाँ सर, पिज्जा मैक खिलाता है कि वेजी। बर्गर, क्या बोलता है? बर्गर बर्गर। बर्गर। ये कहाँ का है मालूम है क्या? ये अपना वो आदि मतलब सो गया, भाग गया। देखो नहीं सर। ये मैकडोनल्ड किधर का है? मैं जवाब देने वाला हूँ, घबराना नहीं। एचएमओ स्टोरी पता है पूरी मेरे को, बट याद हाँ, नहीं। क्या? शायद यूएस का है, अमेरिका का है। हाँ अमेरिका का है। गुड बेटा, इसकी शुरुआत है ना एक छोटे से गैरेज में हुई थी। ये मैकडोनल्ड खुद है ना, अच्छा वो बर्गर बनाता था, और इतना फैल गया, इतना फैल गया, वहां के इलाके में फैल गया, पूरे देश में फैल गया, दुनिया में फैल गया। अभी खाली उधर नाम लगाया जाता है, उसमें कोई मैकडोनल्ड थोड़ी बनाने को आता है तुम्हारे उधर बर्गर, खाली बस नाम लिखा है, खत्म हो गई स्टोरी। देखो आपके सामने पूरी दुनिया में इन लोग अपना, ये अकेला इंसान ने अपना नाम किया है। मेरा मुद्दा है कि ये बेटा घूम फिर के रेपुटेशन, आप अच्छा काम करोगे रेपुटेशन बनता है। ये जापान, स्विट्जरलैंड, इन लोग ने अपना अच्छा रेपुटेशन बनाया है क्योंकि अच्छा काम किया है। बेटा उन लोग क्वालिटी प्रोडक्शन देते हैं। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, अच्छा काम देने का, और कोई भी काम छोटा नहीं होता। कभी आपने सोचा था इसने वो गैरेज में ये चालू किया होगा तो? कोई काम छोटा नहीं सर मैं होता। होटल से गया था। इतना छोटे लेवल पे काम करके आज दुनिया में फैल गया ना। मुझे इतना ही बोलना है, रेपुटेशन बनाया। उसके पहले का मुद्दा है क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी सर्विस। ये मेन बात है। आप अगर जो क्वालिटी अच्छा नहीं देंगे, आपको कौन पूछेगा बेटा? तो ये था वो फॉरेन ट्रेड के रोल की बात बताया। बेटा मैं आगे चलूंगा अगला सवाल की तरफ, उसके पहले अपन जरा पढ़ ले भैया रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सब लोग एक एक पढ़ने का चालू करो। आदि चल पढ़ रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आज तू फॉर्म में अच्छा है। और अपना चावल बा याद रखना, साला छोकरी लोग को खिलाए, कौन मेरे सा? को भी खिलाने का। चावल हो क्या रे? एक क्रिश फ्राइड राइस। फ्राइड राइस, ये भी Fried आएगा, ये rice. रहता है हमारा। तो आदि और सब अरे लोग क्या आएंगे, करना। पूरा क्लास आएगा। अभी पूछ 2-4 को तो सब लोग हाँ हाँ बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। तू एक बार आ प्रैक्टिकल मिल हमको, सुना क्या? सर फर्स्ट डे नहीं आऊंगा। फर्स्ट डे नहीं आऊंगा? क्यों भाई? ठीक है चल बेटा पढ़। क्या? अरे पढ़ रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इधर क्या पढ़ने का है? मंत्र पढ़ेगा तू? चल वापस बुक नहीं होगा इसके पास रोल है। ऑफ। हाँ अरे है चल फिर पेज नंबर देख रहा था। देखो पेज नंबर रोल ऑफ फॉरेन 93। ट्रेड। हाँ मिल गया मिल गया। मिल गया। तो अभी तक क्या बुक खोला नहीं था गधा? नहीं सर। बोलो बैठा है ये देखो। Role of foreign trade. Trade is an engine of growth of an economy because it plays an important role for economic development. In developed countries, it represents a significant shares of gross domestic product. Role of जीडीपी foreign trade can याद है be ना? आराम से पढ़ भाई, मेरे को कोई घाई नहीं है ना, तेरे को बख्शिश देने वाला हूँ, फास्ट पड़ेगा तो चल। role of foreign trade can be justified. Just क्या ये justified है? हाँ बराबर है, चलना। On the basis of the following points. First, to earn foreign exchange, foreign trade provides foreign exchange which can be used for very productive purposes. Foreign trade is a remarkable factor in expanding the market and encouraging the production of goods. चल Encourages investment. Foreign trade creates an opportunity
for the producers to reach beyond the domestic markets. It encourages them to produce more goods for export. This led to an increase in total investment in an economy. अरे चल Division of labor चलो and गधे के पीछे specialization. लकड़ी मारना पड़ता है ना सर, तेरे को मेरे को चल चल करना पड़ता है। Foreign trade leads to division of labor and specializations at world level. Some countries have abundant natural resource. They should export raw material and import finished अबेंडेंट goods from बोल रहे countries. हैं, अबेंडेंट Natural resource. हाँ, अबेंडेंट का मतलब है पुष्कळ, पुष्कळ समझता है, लार्ज क्वांटिटी, प्रॉपर वर्ड है पुष्कळ। हम गुजराती हिंदी में बोलते हैं कि नहीं पुष्कळ, मानिया? हाँ सर। हाँ तो पुष्कळ, ये आदि तेरे को समझता है पुष्कळ? Large quantity से समझा पुष्कर नहीं मालूम. पुष्कळ मतलब बहुत क्वांटिटी, ये हिंदी वर्ड है क्या मानिया? सर बहुत सारा, वही हो गया। सर मराठी में बोलते हैं। मराठी में बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते पुष्कळ, हमारे गुजराती में बोलते हैं पुष्कळ, मतलब बहुत क्वांटिटी। ठीक है, आदि तेरे खोपड़ी में गया ना? Yeah, so बहुत हो गया, चलो फिर। they should export raw material and import finished goods from countries which are advanced in skilled manpower. Thus, foreign trade gives benefits to all countries, thereby leading to divisions of labor and specialization. स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या सुना है मैंने डेफिनेशन? More and more कुछ समझ आया? हाँ अरे क्या more and less कुछ था? The person who know more and more of lesson. The person who knows more and more about less and less. अरे क्या रे, इतना मस्त बातें करता हूँ, तेरे खोपड़ी में नहीं जाता है, समझा? Yes, sir. चल तो बता ना, आंख का स्पेशलिस्ट होता है, उसके बाद किसका स्पेशलिस्ट बोला? रेटिना का। रेटिना का स्पेशलिस्ट। तो he knows more and more about that less and less small thing. रेटिना के बारे में इतना वो काम करता है, बाबा बाबा। चल Optimum allocations and utilizations of resource due to ऑप्टिमम अच्छा, specialization. एक मिनट, ऑप्टिमम अच्छा, अलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज यानी संपत्ति। मतलब भारत में भी बहुत संपत्ति है, बोला ना, आदमी लोग भी एक संपत्ति है, फॉरेस्ट है, ये सब इतना बड़ा समुद्र किनारा है, क्या करने का मगर। चल Due to specialization, resources are channelized for the productions of only those goods which would give highest returns. Thus, there is a rational allocations and specializations of resource at the international level due to foreign trade. रैशनल मतलब अच्छा, होशियारी भरा, रैशनल मतलब सब चीज का अच्छा उपयोग करो, होशियारी भरा उपयोग करो ताकि प्रोडक्शन बढ़े। चल Stability in price level. Foreign trade helps to keep the demand and supply position stable, which in turn stabilize the price level in the economy. मैंने कौन सा उदाहरण दिया था? Onion का। कांदा कांदा इतना बड़े साइज का, तेरे माथे जितना, सुना? देखा है क्या? No, sir. 1-1.5 किलो का एक एक कांदा। चलो Availability of multiple choices. Foreign trade provides multiple choice of imported commodities. As foreign trade is highly competitive, it also ensures a good quality and standard products. This raises the standard of living people. है ना, सबका स्टैंडर्ड बोला ना, अमेरिका में सब तरह तरह का दूध मिलता है, तरह तरह के ब्रेड मिलते हैं। आप देखो उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना हाई है, आप मांगो वो चीज उन लोग हाजिर कर देते हैं, बढ़िया है यार। चल Brings reputations and helps earn goodwill. Exporting country can earn reputation and goodwill in the international market. For example, countries like
Japan, Germany, Switzerland, etc. have earned lots of goodwill and reputation in foreign market for their qualitative productions of electronic goods. है ना, इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जबरदस्त है, इन लोग ने अच्छा रेपुटेशन कमाया है। बेटा मैं आगे चलूंगा, 15 मिनट और लेने वाला हूँ। कंपोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, अल्फिया चिल्ला। अल्फिया छूट गई क्या? Composition and direction of India's foreign trade. बेटा भारत का कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जरा सुनना। कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या है। दिस इज कॉल्ड कंपोज ऑफ। इसके अंदर क्या क्या है, अपना फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या है। और दूसरा बात है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। इसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो भारत का बेटा जो फॉरेन ट्रेड है उसका कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या है और वो आज कौन सी डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। भारत का जो फॉरेन ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके अंदर क्या है और वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। ये आप सब लोग मानेंगे। सबसे भारत में बड़ा इंपोर्ट किसका होता है, कोई बोलेगा? मैंने बोला था, मानिया। पेट्रोल डीजल। करेक्ट, गुड, ऑयल एंड पेट्रोल। बेटा हमारे यहाँ कहाँ बनता है? इतनी सारी गाड़ियां, ये रेलवे, ये एरोप्लेन, ये सब। अरे बेटा ऑयल एंड पेट्रोल का कितना खपत है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, क्योंकि इतना सारा ये सब चलेगा तो उसको पेट्रोल तो लगेगा ही। हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है मशीन का, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का, अच्छे केमिकल का जो हमारे यहाँ नहीं बनता। दवाइयां बाहर से लानी पड़ती है। बड़े बड़े जो मशीन होते हैं ऑपरेशन के लिए, टेस्ट के लिए, हमारे इधर किधर बनते हैं? विदेश से लाना पड़ता है। बेटा ये सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब बड़े बड़े मशीन भारत में थोड़ी बनते हैं। हम लोग तो साइकिल की टेक्नोलॉजी जानते हैं, पंखा बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी गुड्स में हम लोग एक्सपोर्ट क्या करेंगे? क्योंकि साइकिल, पंखे, ये हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये बड़े बड़े मशीन जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है ही क्या, कंपोजिशन। अपन वो सैंडविच खोल के देखते हैं ना, ये तीर्थ कभी ऐसा काम किया? हाँ, उसमें देखते हैं अपन कंपोज में कि साला क्या क्या डाला, एक देख, वो देख, ये देख, ऐसा देख, वैसा देख। कंपोजिशन। तो भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हम बातें कर रहा हूं कि उसके अंदर क्या है और उसका डायरेक्शन कौन सी तरफ है। बेटा भारत में कुछ सालों से मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर वगैरह का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। एक बात और भी है, भारत में ज्वेलरी डिजाइनिंग, इसका भी एक्सपोर्ट बढ़ते गया है। यह हकीकत है कि भारत में कुछ गारमेंट्स, उसमें भी अपना एक्सपोर्ट अच्छा बढ़ाया है। खेती के कुछ चीज तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे कि बासमती राइस, भारत की मोनोपोली है। चाय अच्छी बनती है, भारत की मोनोपोली है। तो कुछ चीज में हमारा एक्सपोर्ट है, लेकिन अभी मैं आपको ये पूछूं कि उसका क्वांटिटी कहाँ, तो क्या वो बढ़ नहीं रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं बाबूजी। कंपटीशन में चाइना, आजू बाजू के छोटे मोटे देश हमको बहुत पछाड़ रहे हैं बाबूजी। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। हर एक देश अपना अपना कोशिश करेगा ना आगे निकलने का। आप भी बढ़ो ना, लेकिन हम लोग क्या मालूम, देखो पूरा देश खींचातानी, टांग खींचाई उसी में पड़ा होता है। चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी प्रकार के हमारे धार्मिक नेता हो, और उधर के उधर रह गए। तो हमारा कंपोजिशन, हमारा डायरेक्शन इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का बेटा कौन सी तरफ है।
ग्राउंडनट ऑयल, इसका हम लोग अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। जूट, इसका हम लोग अच्छा जूट समझते हो ना, वो बुनी बैग बनती है ना, कारपेट के पीछे लगता है, कंतान, कंतान, दैट इज कॉल्ड जूट। बेटा उसका हम लोग अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत में से बाहर बहुत सी चीज जाती है, भारत में भी बहुत कुछ आता है, लेकिन इतना बता दो, हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। मुझे एक बात और करनी है रिगार्डिंग इंडिया। बाबू जी, हमारे कुछ पोर्ट ही पहले से डेवलप रहे हैं। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास यानी चेन्नई, ये 3 पोर्ट ही पहले से भारत में आगे चले, और इसके वजह से कभी कभी ये भी हुआ कि यहाँ ओवरबर्डन हो गया काम का। ऑफ कोर्स कुछ सालों से हम लोग ने और भी पोर्ट को डेवलप किए, कंडला है, विशाखापट्टनम है, बहुत से दूसरे बाजू के पोर्ट को हम लोग ने डेवलप करने का प्रयत्न किया है, ताकि कोचीन है, कंडला, विशाखापट्टनम, ताकि भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बाजू से भी बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी। लेकिन इतना मुझे दुख इस बात का होता है कि भारत का इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट उसके मुकाबले कम हो रहा है। कहीं ना कहीं देश को फॉरेन एक्सचेंज कैसे कमाने का ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मतलब क्या, यू हैव टू एक्सपोर्ट बच्चा, तो तू एक्सपोर्ट कर ना। लेकिन एक्सपोर्ट तू तभी कर पाएगा जब ही सामने वाला तेरे से कोई मांगेगा। बेटा कुछ साल पहले हम लोग ने गेहूं एक्सपोर्ट किए थे इराक में, क्रिश भाई, हल्के। हाँ सर। अब देखो हम लोग ने क्या चीटिंग किया था क्रिश, वो गेहूं में बेटा कचरे वाला और ये कंकर वाला ऐसा गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया, पूरा का पूरा लोड रिटर्न। टेक्सटाइल भी हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा नहीं करते, उन लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा लोड रिजेक्ट कर डालते हैं। तुम्हारा भी नाम खराब होता है, देश का भी नाम खराब होता है, कुछ तो सोचो। हम लोग ने बहुत गलत काम किया बेटा। हम लोग के लोगों में चीटिंग करने का पहले विचार आता है। आप देख लो, आप लोग भी अपने को पूछ के देखो, गलत काम करने का, पैसा कमा लेने का शॉर्टकट, ये गलत चीज है बेटा। ज्यादा पैसा कमाने से आदमी को ज्यादा रेपुटेशन मिलता है, ये बात एकदम गलत है। आप अच्छा काम करो, लोग सैल्यूट मारेंगे। आप ये समझ लिया कि मैंने वो किया, उसको मालूम नहीं पड़ा, ये गलत है। तो हम लोग ने गलत चीज एक्सपोर्ट किया है, तो फिर हमारा नाम भी बिगड़ता है, देश का नाम भी बिगड़ता है। हमारे लोग देखो, ये विजय माल्या, चोकसी, नीरव मोदी, ये सब बेटा, इन लोग का न्यूज भी फॉरेन में छपता है कि भगोड़े लोग हैं देश को। तो बेटा ये देश पे विश्वास कौन करेगा, क्यों करेगा, ये बताओ। तुम लोग है ही ऐसे लोग। अच्छे फॉरेनर लोग भारत में कभी आने का पसंद नहीं करते। तुम ऐसा काम करो ना कि उसको लगना चाहिए कि मैं उधर जाऊं। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। स्पिरिचुअलिटी भारत में बहुत है, लेकिन अब ये स्पिरिचुअलिटी लेने वाले कितने लोग हैं। जो मेरा वो तंतुरा तंतुरा बजा रहा हूं मैं, नहीं चलेगा। लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है। ठीक है, आपके पास अच्छी चीज है, उसको मेंटेन करके रखो। तो हमारा कंपोजिशन और हमारा डायरेक्शन की बात करो तो आप देख रहे हैं, ऑफ कोर्स डायरेक्शन और कंपोजिशन बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसा था और आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा है, इसमें बहुत चेंज आए हैं। ये मैंने आगे भी बताया कि पहले सिर्फ हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, अभी हम बहुत सारी फिनिश गुड्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा डायरेक्शन भी चेंज हुआ है। हम इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह भी, मैंने कहा ना, पंखा, ये सब भी चेंज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग मोटर के स्पेयर पार्ट ये वो बनाने का, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाबूजी
फर्टिलाइजर जैसी चीज, दवाई जैसी चीज, केमिकल, अच्छे हाई टेक्निकल टूल्स, मशीन हमको इंपोर्ट ही करना पड़ता है। हमारे अच्छे लोग विदेश चले जाते हैं, ये मैंने आगे भी बोला है, क्योंकि उनको वहां अच्छा स्कोप मिलता है। बेटा सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने भी कि अच्छे लोग जब देश छोड़ के वहां चले जाएंगे तो ये देश का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कैसे और कब होगा? उधर का ही करेगा ना वो, क्योंकि अच्छा आदमी उधर चला गया। So this is what the composition and the direction of Indian foreign trade. हे बच्चा पढ़ तो। हाँ सर। कितना टाइम लगाती है रे? Direction of foreign trade means the countries to which India exports its goods and services and the countries from which it imports the goods and services. Thus, direction consists of destination of exports and sources of our imports. Prior to independence, much of India's trade was done with Britain. क्या क्या कर रही है? किधर से पढ़ रही है? Sir, direction of India's foreign trade now. कंपोजिशन एंड डायरेक्शन मिला के नहीं तेरे को? ओके हाँ सर। सर मैं उसके बाद वाला उधर भी डायरेक्शन ही है तो मैं वो पढ़ने किधर है वो? उसके बाद मेरे को दिखाओ सर। 96 पेज पे। तो तेरे को 90, तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे लाइन से चलने का, मैं सब पॉइंट्स तो वहां से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 96 किधर आ गया मैं? हाँ सर। मैं तो 94 पे हूँ। मेरे को लगा चलो मेरे बुक में कुछ छपा नहीं क्या? कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। वो मैंने अभी समझाया भी, इधर देख चित्र भी है, कंपोजिशन डायरेक्शन स्क्रीन हाँ पे देख। सर। तो तू किधर थी? दूसरे मोबाइल पे गेम खेलती थी? नहीं सर, इधर ही थी। तो ध्यान किधर है तेरा? गजब है। चल। Over the last 70 years, India's foreign trade has undergone a complete change in terms of composition and direction. कंपोजिशन Main मतलब feature अंदर क्या है सुन, और डायरेक्शन मतलब कौन सी तरफ जा रहा है। मैंने देखना चित्र मस्त बनाया। कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या है, और डायरेक्शन मतलब उसका एरो करके दिखाया था, एक दिशा। हाँ सर। Main feature of composition of India's foreign trade are as follows: increasing share of gross national income. In 1990 and 91, share of India's foreign trade import-export in gross national income was 17.55%. It increased to 25% during 2006-7 and to 48.8% during 2016-17. Increasing share of gross national income in 1990-91, share of India's foreign trade import-export in gross national income was 17.55%. It increased to 25% during 2006-7 and to 48.8% during 2016-17. मतलब 17% के आसपास जो था वो 25% तक पहुंच गया, और अभी 48। मतलब हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो हर साल बढ़ा है। उसका जो हिस्सा है ग्रोस नेशनल इनकम में वो बढ़ा है। मतलब हमारा विदेशी व्यापार बढ़ा है। इसमें मुझे दुख के साथ बोलना पड़ता है बेटा, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा है। ये मैं बहुत बार बोला हूँ कि भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पलड़ा बोलो तो हमेशा नेगेटिव रहा है। कि आप आंकड़े यहाँ वो खुल के बात नहीं किया है, टोटल बता दिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टोटल अमाउंट तो बढ़ते गया है। अच्छी बात है, बढ़ते गया है, लेकिन खुल के बात करो तो एक्सपोर्ट बढ़ा है कि इंपोर्ट बढ़ा है? आंसर इंपोर्ट बढ़ा है। इज इट क्लियर? मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी फॉरेन ट्रेड ईयर आफ्टर ईयर बढ़ा है। चल आंकड़े याद नहीं रखे, खाली इतना बोलना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईयर आफ्टर ईयर बढ़ा है। आंकड़े कितना भी याद रखो, अच्छी बात है, गलत नहीं लिखना। चल। Increase in value
and volume of trade. वही सब पॉइंट है, ऊपर परसेंटेज में बोला, अभी वॉल्यूम और वैल्यू में बोल रहा है, वही बड़ा है। चल पढ़। Since 1990-91, the volume and value of India's foreign trade has gone up. India now exports and imports goods which are several times more in value and volume. है ना, पहले से बहुत गुना हमारा अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा है। चल। Change in the composition of exports. Since independence, the composition of export trade of India has undergone a change. Prior to independence, India used to export primary products like jute, cotton, tea, oilseeds, leather, food grains, cashew nuts, and mineral products. With the passage of time, manufactured items like ready made garments, gems, and jewelry, electronic goods, especially computer hardware and software, occupy a prime place in India's exports. Sir, आगे पढ़ो. हाँ पढ़। Change in the composition of imports. Prior to independence, India एक्सपोर्ट में used to चेंज हुआ, पहले अपन रॉ मटेरियल खाली एक्सपोर्ट करते थे, अभी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब में अभी पूरा एक्सप्लेनेशन तो दे दिया। चल। Change in the composition of imports. Prior to independence, India used to import consumer goods like medicines, cloths, motor vehicles, electrical goods, etc. Apart from petrol and petroleum, India is now importing mainly capital goods like high-tech machinery, chemicals, fertilizers, steel, etc. समझ में आया? पहले अपन क्या इंपोर्ट करते थे और अभी अपना इंपोर्ट कौन सी चीज का बड़ा है। आगे का पॉइंट में था, पहले अपन क्या एक्सपोर्ट करते थे और अभी हमारा एक्सपोर्ट कौन सी चीज का बड़ा है। और पहले दो पॉइंट में इतना ही है, भारत का फॉरेन ट्रेड वैल्यू और वॉल्यूम में बड़ा है। तीसरे पॉइंट में एक्सपोर्ट की बात थी, बिफोर और आफ्टर। चौथे पॉइंट में इंपोर्ट की बात है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर यानी बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। चल बेटा। Oceanic trade. Most of India's trade is by sea. India has trade एक बात बता relations. दूं, वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता होता है। रेलवे में तो ट्रैक डालने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग ज्यादा होगा, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, बहुत कुछ खर्चा है। वाटर तो कुदरत ने फ्री दिया है, तो सबसे जो सस्ता है तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। चल रिपीट। Oceanic trade. Most of India's trade is by sea. India has trade relations with its neighboring countries like Nepal, Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka, etc. The share of India's oceanic trade is around 68%. बराबर है। हमारा ओशन से जो ट्रेड होता है वो ज्यादा है, एरोप्लेन और ये रेलवे से ट्रेड बहुत कम है। ओशनिक ट्रेड दैट इज 68%। चलो। Development of new ports. For its foreign trade, India depended mostly on Mumbai, Kolkata, and Chennai ports. Therefore, these ports were overburdened. ओवरबर्ड मतलब Recently, एकदम काम इधर ज्यादा होता था तो बराबर देखभाल नहीं हो सकता था। चलो। recently, India has developed new ports at Kandla, Cochin, Vishakhapatnam, Nuwas Shiva, etc. जगह का नाम है। हाँ to reduce the burden on the existing ports. ठीक है, पहले 3 ही पोर्ट थे, अभी बहुत सारे पोर्ट डेवलप किए हैं। बेटा मैं यहाँ रुकता हूँ, रिपीट करना। शाम को अकाउंट का लेक्चर रेगुलर है और इम्पोर्टेंट है, डोंट रिमेन एब्सेंट। एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू। हिंदी रहेगा रेगुलर।